lecture में the topic which we are going to discuss is forms and theories of conflict. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस की थी, जिसमें हमने इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रास्टेट कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप्स को हमने बेसिकली डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज की हम अपने लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर्म्स एंड थेरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कि कॉन्फ्लिक्ट की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स कौन कौन सी हैं कॉन्फ्लिक्ट की, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उसके अलावा डिफरेंट थेरीज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट की, वन बाय वन हम उन थेरीज़ को भी देखेंगे। कुछ हम आज के लेक्चर में थेरीज़ डिस्कस करेंगे और कुछ हम अपने कमिंग वीक के जो लेक्चर होगा उसमें थेरीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देयर आर सर्टेन फॉर्म्स और मैनिफेस्टेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच वी मस्ट क्विकली एंड ब्रीफली एग्जामिन। वी हैव लुक्ड एट वॉर, नाउ लेट अस एग्जामिन रिवोल्ट, इंसर्जेंसी, म्यूटिनी एंड प्रोटेस्ट। अब जी फॉर्म है कॉन्फ्लिक्ट की एक वॉर, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस शायद किया है कि किस तरह जो कॉन्फ्लिक्ट है दे अल्टीमेटली टर्न इनटू फुल फ्लेज वॉर या फुल स्केल वॉर में। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अल्टीमेटली अगर टाइम पे मैनेज या रिजॉल्व ना किए जाएं तो इट कुड लीड टूवर्ड्स अ वॉर, और वॉर के बहुत ही डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ख़ास तौर पे अगर कोई खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वॉर हो जाए। तो बाकी जो फॉर्म्स हैं कॉन्फ्लिक्ट की, रिवोल्ट है, उसमें इंसर्जेंसी है, म्यूटनी है और प्रोटेस्ट है। हम बारी बारी इन सबको देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले है जी रिवोल्ट। रिवोल्ट रेफर्स टू पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर। अब जी रिवोल्ट क्या होता है? रिवोल्ट का एक होता है अपराइजिंग होती है अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर। एक एस्टैब्लिश ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपराइजिंग होती है आप उसको रिवोल्ट कहते हैं। In some cases, a revolt may fester and culminate in revolution, which is described as the total sweeping off or changing of a status quo through a sustained and popular movement. कुछ वो कहते हैं कि केसेस में इस तरह से होता है कि इनिशियली रिवोल्ट स्टार्ट होता है, बगावत हो जाती है किसी हुकूमत के ख़िलाफ़, किसी स्टेटस क्यू के ख़िलाफ़, और अल्टीमेटली दैट रिवोल्ट एंडेड इन अ रेवोल्यूशन। मुकम्मल तौर पे चेंज आ जाता है, मुकम्मल तौर पे इनकलाब आ जाता है, पूरा एक सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। एक सिस्टम है मुल्क में, ठीक है, आप उस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है वो रिवोल्ट करते हैं, अपराइजिंग स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं कि हमें सिस्टम में जो है वो चेंज चाहिए, आप चेंज डिमांड करते हैं द सिस्टम। और सम टाइम रिवोल्ट जो है वो अपनी एक्सट्रीम शक्ल अख्तियार कर लेता है और रेवोल्यूशन में वो है तब्दील हो जाता है, और रेवोल्यूशन से अल्टीमेटली पूरा जो स्टेटस क्यू है, पूरा सिस्टम है, पूरा बैलेंस है ऑफ पावर है वो चेंज हो जाता है, और इसको पॉपुलर मूवमेंट का भी नाम दिया जाता है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट की टाइप है बेसिकली, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कयास है यहाँ पे भी, एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपराइजिंग्स हो रही हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, तो बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। Protest simply refers organized demonstration against a government, an action or an unpopular policy decision। अब प्रोटेस्ट की बात हो रही है। प्रोटेस्ट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। प्रोटेस्ट वो कहते हैं कि सिंपली जो है वो ऑर्गेनाइज्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस होती हैं किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ठीक है, किसी पॉलिसी डिसीजन के ख़िलाफ़। जब वहाँ के सिटीज़न्स लोग हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो सकता है, वो एहतजाज करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। Such protest may be either peaceful or violent, and it could be well received by the target
and responded to resulting in violence. For instance, in 2012, the South African police killed 34 miners who were peacefully protesting poor conditions of service. वो कहते हैं कि वो अब प्रोटेस्ट में क्या होता है, प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो सकता है, वो वायलेंट प्रोटेस्ट भी हो सकता है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, एहतजाज आप रिकॉर्ड करवाते हैं डिफरेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स पे गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई मिसहैप हो जाता है उस पर जो है वो फैमिलीज़ बाहर निकलती हैं, किसी के साथ प्रोटेस्ट करती हैं, एहतजाज करती हैं और जस्टिस डिमांड करती हैं स्टेट से, गवर्नमेंट से। तो वही कहते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। वायलेंट प्रोटेस्ट होता है जिसमें इंतशार होता है, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। और 2012 में वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक छोटा सा प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसमें साउथ अफ्रीकन पुलिस ने क्या किया था, उस प्रोटेस्ट पे जो है वो अटैक किया था, और 34 माइनर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मार दिया था। आप देखिए मॉडल टाउन का जो पाकिस्तान में हमें एक नज़र आता है चैप्टर, उसमें भी वो यही कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स जो थे उनके ख़िलाफ़ क्या हुआ किया था, उनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ने उस टाइम की जो है वो फोर्स यूज़ की थी। तो मॉडल टाउन का ये जो एक चैप्टर है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पीसफुल प्रोटेस्ट था दे टर्न इनटू अ वायलेंट प्रोटेस्ट, और एक कॉन्फ्लिक्ट की एक फॉर्म है। नेक्स्ट है जी म्यूटनी। म्यूटनी इज़ एन एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस इन द मिलिट्री or an uprising in the security forces against its high command or against the commander in chief। अब जो म्यूटनी है वो कहते हैं कि ये आर्म फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, ये मिलिट्री में होती है। एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस हो सकता है कि आप जो चीफ है उसके किसी ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हैं, या क्या हो सकता है कोई अपराइजिंग हो सकती है विद इन द सिक्योरिटी फोर्सेस। अपराइजिंग किसके ख़िलाफ़, किसी हाई कमांड के ऑफिशियल के साथ, या कमांडर इन चीफ जो होता है उसी के ख़िलाफ़ हो सकती है। यूजुअली एम्ड एट डिसमेंटलिंग एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर। इसका मकसद भी क्या होता है म्यूटनी का, कि जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है उसको डिसमेंटल किया जाए, ख़त्म किया जाए। एंड विच मे रिज़ल्ट इन द टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट। और इसका नतीजा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट को ही आप गिरा देते हैं। व्हेन एन एक्ट ऑफ म्यूटनी फेल्स द कल्प्रिट्स यूजली फेस अ कोर्ट मार्शल। और जब म्यूटनी का कोई एक्ट फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं उस म्यूटनी के एक्ट में, उनका कोर्ट मार्शल होता है, वेयर सेंटेंस वर वेरी फ्रॉम डिसमिसल टू डेथ ऑफ द जो सज़ा होती है कोर्ट मार्शल की वो वेरी करती है। वेरी अब किस चीज़ से करती होगी कि उसने जो क्राइम है वो कितना बड़ा किया है। उनका कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है, उसमें उनको सज़ा होती है, उनको डिसमिस किया जा सकता है सर्विस से, या फिर अल्टीमेटली उनको डेथ की पनिशमेंट भी दी जाती है म्यूटनी में। ये भी कॉन्फ्लिक्ट की एक फॉर्म है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी क्या होता है? अब इंसर्जेंसी रेफर्स टू एन अपराइजिंग अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट के ख़िलाफ़ जब आप जो है वो उठ खड़े होते हैं तो उसको इंसर्जेंसी कहते हैं बेसिकली। इट कुड बी लेड बाय अ रिलीजियस, एथनिक और सेक्शनल ग्रुप। अब वो कहते हैं कि इंसर्जेंसी कौन कर सकते हैं? रिलीजियस ग्रुप्स कर सकते हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स कर सकते हैं, जो सेक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो कर सकते हैं। द इंटेंट इज़ यूजुअली टू destabilize the state with a view to be heard or recognized, as well as to forcefully control the affair of the state। अब वो कहते हैं कि इंसर्जेंसी का मकसद क्या होता है? या तो स्टेट को, हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना, या कोई फोर्सफुली अपनी बात मनवाना, ठीक है, या फिर जो स्टेट के अफेयर्स होते हैं उनको फोर्सफुली कंट्रोल करना। ये तीन मकसद हो सकते हैं किसी इंसर्जेंसी के। इंसर्जेंसीज हैव प्रोड्यूस्ड न्यू स्टेट्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इंसर्जेंसी की वजह से दुनिया में न्यू ममालिक जो हैं वो वजूद में आए हैं। दीज हैव इंक्लूडेड
एरिट्रिया दैट इमर्ज फ्राम ओल्ड एथोपिया, उसमें एक एरिट्रिया जो स्टेट है उसकी एग्जांपल है, ये एथोपिया से इमर्ज हुई, किसके नतीजे में, इंसर्जेंसी के नतीजे में। एथोपिया में इंसर्जेंसी हुई और उसके नतीजे में एक उसका जो पार्ट है वो अलग हो गया। साउथ सूडान दैट इमर्ज फ्राम सूडान, इसी तरह से साउथ सूडान की एग्जांपल हमारे सामने है, वो भी इंसर्जेंसी के नतीजे में सूडान से अलग होकर एक नया मुल्क बना है। स्लोवाकिया दैट अरोजेस फ्राम ओल्ड चेकोस्लोवाकिया, सम इंसर्जेंसीज हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड रिजल्ट, लेकिन कुछ इंसर्जेंसीज ऐसी भी होती हैं कि जो उनके डिज़ायर रिजल्ट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में नाकाम हो जाती हैं, बट हैव काज मैक्सिमम में हम फॉर सॉवरेन स्टेट सच एज DRC, माली, कोसोवो एंड नाइजीरिया, लेकिन इंसर्जेंसी के नतीजे में बहुत ही हार्श कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो स्टेट को बेयर करने पड़ते हैं। तो इंसर्जेंसी इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं हमने कॉन्फ्लिक्ट को बहुत डिटेल में इनिशियली पढ़ा है और हमें पता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। अब इंसर्जेंसी है, किसी मुल्क में प्रोटेस्ट है, रिवोल्ट है, म्यूटनी है, तो ये सारी क्या है, ये फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो है डिफरेंट थ्योरीज हैं कॉन्फ्लिक्ट की, उसमें से हम 2 आज डिस्कस करेंगे, बाकी जो 3-4 थ्योरीज हैं वो हम अपने कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखेंगे ये कि ये जो थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं ये बेसिकली इनका क्या एजेंडा है, ये बात क्या करती हैं। थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर द एक्सप्लेनेशंस पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो कहते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का जो मकसद होता है वो सिंपली कॉन्फ्लिक्ट के कॉज को एक्सप्लेन करना होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है 2 इंडिविजुअल्स के बीच में या 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या 2 स्टेट्स के बीच में, जिसके भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसको एक्सप्लेन करना किसका काम होता है, थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का काम है। सो सिंपली थ्योरीज एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर न्यूमरस एंड कॉम्प्लेक्स। कॉन्फ्लिक्ट के अब जो कॉजेज होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं एंड इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, thus creating problem of analysis of specific conflict situations. The theories are advanced to simplify the cause by looking at them in categories. इसलिए वो कहते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज़ की फॉर्म में इनको स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। The theories explaining causes of conflict include structural theory of conflict, Marxist theory, international capitalist theory, realist theory, biological theory, and the last one psychological theory of conflict. ये जो है 5-6 theories हैं जो कि बनाई गई हैं कॉन्फ्लिक्ट के काज को एक्सप्लेन करने के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से इमर्ज हुआ है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये 7-8 कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरीज हैं। सबसे पहले जो थ्योरी हम कॉन्फ्लिक्ट की डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या कहती है। द स्ट्रक्चरल थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ द टेंशन दैट अराइजेस व्हेन ग्रुप्स compete फॉर स्केर्स रिसोर्सेज। अब जो स्ट्रक्चरल थ्योरी है वो कह रही है कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से एक्सप्लेन कर रही है, वो कहती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कब इमर्ज होता है, 2 ग्रुप्स के बीच में ये तब इमर्ज होता है जब 2 ग्रुप्स के बीच में कोई टेंशन हो या कोई कंपटीशन हो ऑन स्केर्स रिसोर्सेज, महदूद रिसोर्सेज के ऊपर। जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में कंपटीशन होता है तो वहाँ से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है। वो वजह क्या बता रहे हैं, वो उसकी वजह बता रहे हैं कंपटीशन ऑन स्केर्स रिसोर्सेज, बहुत ही कम महदूद
जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी वजह से जो कंपटीशन होता है ग्रुप्स में, उसकी वजह बनता है कॉन्फ्लिक्ट की। ये स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का काज बता रही है कि कंपटीशन फॉर स्केर्स रिसोर्सेज बिटवीन द ग्रुप्स इज़ अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आगे वो कहते हैं द सेंट्रल आर्गूमेंट इन दिस सोशोलॉजिकल थ्योरी इज़ दैट conflict is built into the particular ways societies are structured or organized। आगे वो बात करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो उस तरीके से इमर्ज होता है जिस तरह से जो सोसाइटीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर होता है या उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ conflict is also important in determining the cause of the conflict. It describes the condition of the society की condition को describe करती है structural theory, and how such condition or environment can create conflict, और बताती है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर जो कंडीशन है जिसमें वो सोसाइटी रह रही है या उसके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है ये किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर सकता है। स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आइडेंटिफाइज सच कंडीशंस एज सोशल एक्सक्लूजन, deprivation, class inequalities, injustice, political marginalization, gender imbalances, racial segregation, economic exploitation, and the likes, all of which often lead to conflict। अब वो बता रही है स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वो उन कंडीशंस को भी आइडेंटिफाई कर रही है जो कि कॉन्फ्लिक्ट का कॉज हो सकती हैं। वो कहते हैं कि जब सोशल एक्सक्लूशन होगी किसी भी माशरे में, डेप्रीवेशन होगी, ठीक है, क्लासेस में इनइक्वालिटी होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगी, इनजस्टिस होगा, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन होगी, जेंडर इम्बैलेंसेस होंगे, ठीक है, रेशियल सेग्रीगेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन होगी, इकोनॉमिकली आप एक्सप्लॉइट करेंगे दूसरों को। तो ये सारी जो हैं ये जो कंडीशन है जो सोसाइटी में जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में प्रिवेलिंग है ये सारी कॉज हैं किस चीज़ का, कॉन्फ्लिक्ट का कॉज है। अब देखिए ये सारी रिसोर्सेज हैं बेसिकली, ठीक है, ये जो हमने सारी सोशल कंडीशंस डिस्कस की हैं ये वही बेसिकली रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर स्ट्रक्चरल थ्योरी ने बात की है, जिसमें वो कहते हैं कि स्केर्स रिसोर्सेज का जो कंपटीशन है अमंग द ग्रुप्स दैट इज़ अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आगे स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं दैट कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉइटेटिव एंड अनजस्ट नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ और बिकॉज ऑफ डोमिनेशन ऑफ वन क्लास बाय एन अदर। आगे वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त होता है जब आप एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं या अनजस्ट होते हैं, इनजस्टिस करते हैं, और या फिर क्या होता है कि जो क्लास होती है, जो डोमिनेटिंग क्लास होती है, जो मोर पावरफुल क्लास होती है वो डोमिनेट कर रही होती है दूसरे को। यहाँ से वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है। द थ्योरी इज़ हाउएवर deficient in its one-sidedness of looking at causes of conflict। लेकिन वो कुछ डेफिशिएंसीज हैं थ्योरी में क्योंकि ये वन साइड देख रही है कॉइन की, दो रुख नहीं देख रही, वन साइड उसकी देख रही है। फॉर इंस्टांस डज नॉट सी द ब्राइटर साइड ऑफ रेशियल और एथनिक डाइवर्सिटी एंड द स्ट्रेंथ दैट अ सोसाइटी में डिराइव फ्रॉम प्लूरलिज्म, इट ओनली सीज द फ्लॉज। वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो रेशियल और एथनिक डाइवर्सिटी से एक माशरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ उसकी फ्लॉज देख रही है और इन जो सोशल कंडीशंस हैं इनसे जो कम्युनिटी को, जो स्टेट को फ़ायदा हो रहा है, जो बेनिफिट्स हो रहे हैं उनको इग्नोर कर रही है और सिर्फ उनके जो फ्लॉज हैं उनको ये एनालाइज कर रही है। ये इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक है।
The structural theory thus makes sense only when conflicts are viewed from the broadest possible perspective and only if the observer opts to ignore alternative causes of the conflict. वो कहते हैं कि structural theory उस वक्त जो है वो एप्लीकेबल है जब आप कॉन्फ्लिक्ट के कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स को कॉन्फ्लिक्ट के स्पेसिफिक काजेज़ को देखते हैं और उसके जो अल्टरनेटिव काजेज़ होते हैं जब आप उनको इग्नोर करने के लिए रेडी होते हैं उस टाइम जो स्ट्रक्चर थ्योरी है वो एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट थ्योरी इज जी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। The Marxist theory is an offshoot of the Marxism explanation of society. Marxist theory जो है वो मार्क्सिज्म से निकली है। Society is divided into unequal classes. अब मार्क्सिज्म क्या कहता है? वो कहता है कि सोसाइटी जो है वो डिवाइड है बिटवीन अनइक्वल क्लासेस। The one is strong, rich and noble and bears the tag of bourgeoisie who controls the instrumentality of state. अब वो कहते हैं कि अनइक्वल क्लासेस में सोसाइटी को डिवाइड किया गया है। जो स्ट्रॉन्ग है, रिच है, नोबल्स हैं, दे आर कंट्रोलिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट के इंस्ट्रूमेंट को जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा है, वो कंट्रोल कर रहा है। वाइल द अदर इज़ डिप्राइव्ड, जबकि दूसरा ही जो क्लास है वो महरूम है सोशली, फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली। फाइनेंशियली, सोशली और पॉलिटिकली जो दूसरी क्लास है वो महरूम है। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द टू, और दोनों क्लासेस के बीच में, रिच और पोवर के बीच में, मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल है। But one who has the financial muscle controls both state and the poor, and that is the structure of society. लेकिन वो कहते हैं कि जिसके पास ताकत है वही जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को भी कंट्रोल कर रहा है और स्टेट को भी कंट्रोल कर रहा है। Thus, the Marxist stand is that the state is itself a product of the irreconcilability of class antagonisms. The state is therefore structured to be in a perpetual state of conflict. वो कहते हैं कि स्टेट इस सेल्फ जो है वो उस ऐसी चीज़ का प्रोडक्ट है जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन रही है और सबसे पहले इसी चीज़ को ठीक करना चाहिए मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। The Marxist says the rich controls the state as well as means of productions. वो कहते हैं कि ना सिर्फ स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं जो रिच हैं, बल्कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। द रिच दस ग्रोज वेल्दियर एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर। अमीर जो है वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। हु लिव्स एट हिज मर्सी एंड इज इम्प्लिसिटली मर्डर्ड बाय द डेवलपमेंट। ठीक है, जो पोअर है वो कहते हैं कि जी वो दिन ब दिन क्या है जो मर्सी पे है, रहमो करम पे है अमीर के, वो दिन ब दिन जो है वो सफ़र कर रहा है। द सेंट्रल आर्गूमेंट ऑफ मार्क्सिज्म इज़ दस दैट कैपिटलिज्म इज़ एट द हार्ट ऑफ स्टेट एंड दैट सेम capitalism is exploitative and oppressive and has been responsible for the polarization of the society into two incompatible classes. अब वो इस सारे प्रॉब्लम की जो वजह है वो कैपिटलिज्म को कह रहे हैं। कैपिटलिज्म आपने पढ़ा होगा, कैपिटलिस्ट जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है जिसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप है, ये जो सिस्टम है बेसिकली इट इज़ एक्सप्लॉइटिंग द स्टेट। और जो पोलराइजेशन है स्टेट में दो क्लासेस की, रिच और पोवर की, ये इस कैपिटलिज्म की वजह से है। सो अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ कैपिटलिज्म। उसी की वजह से वो कहते हैं कि सोसाइटी में पोलराइजेशन है और उसी की वजह से जो क्लास स्ट्रगल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ conflict and the theories of
कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें हमने आज सिर्फ 2 थेरीज डिस्कस की हैं, द स्ट्रक्चरल थेरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड द सेकंड मार्क्सिस्ट थेरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फर्दर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी 5 थेरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।